Good morning, student. Today we will start BCom part third ABST पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो कंसोलिडेट बैलेंस शीट का है और कंसोलिडेट बैलेंस शीट में हमने न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। इस न्यूमेरिक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो प्रॉब्लम है मेन वो नया पॉइंट अपना है एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। अब ये एडिशनल डेप्रिसिएशन किस प्रकार से चार्ज करना है उसके बारे में पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपने को क्लियर करनी है कि किस पॉइंट पर इसको ऐड किया जाएगा, किस पॉइंट पर इसको लेस किया जाएगा, डेप्रिसिएशन क्या होगा, बैलेंस शीट में किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। क्योंकि इस प्रकार की प्रॉब्लम है वो आगे लगभग सभी क्वेश्चन में आपको मिलेगी। इस क्वेश्चन में हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन का पॉइंट, तो इसको अच्छी तरह से अपने को समझना होगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे लगता है उसके लिए आपको समझना होगा। देखिए, फिक्स एसेट्स ओपनिंग क्लोजिंग। फिक्स एसेट्स की ओपनिंग वैल्यू अपने पास है, क्लोजिंग वैल्यू है और एक रियलाइज्ड वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये तीन पॉइंट अपने को मिलेंगे, ओपनिंग, क्लोजिंग, रियलाइज्ड वैल्यू। जैसे ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग है 90,000 और रियलाइज्ड वैल्यू दे रखी है 150। ठीक है, ओपनिंग आपको पता है, ओपनिंग क्लोजिंग के 90,000, तो बैलेंस शीट में जो है 31 मार्च को जब अकाउंट क्लोज किए जाते हैं तो एंड वाली ये जो बैलेंस है ये आपको दिखाएगा। तो आपको क्योंकि ओपनिंग तो है ये कितने 1 लाख, क्लोजिंग कितने हैं 90,000, तो ये डिक्रीज कैसे होगी? डिक्रीज आपको पता है, ये जब आप करते हो तो WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसमें आप डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके बैलेंस शीट में लिखते हो नेट वैल्यू। तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है। उसके बाद अब आपको रीवैल्यूएशन क्या किया गया, उसमें आपको ऑर्डर मिला है कि उसकी वैल्यू 1,50,000 कर दी जाए। तो इसकी वैल्यू 1,50,000 आप कर रहे हो, स्टार्टिंग में कितनी थी 1 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हुई है। तो क्या आपको करना है? डिक्रीज होगी तो क्या करना है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो एसेट्स है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है वो 10 लाख की है, तो आप 10 लाख पर डेप्रिसिएशन 10% के अकॉर्डिंग चार्ज करते हो 1 लाख। अब आपको मैं कहूँगा आपके पास जो बिल्डिंग है वो नेक्स्ट ईयर 20 लाख की रहेगी, तो आप क्या करोगे? 20 लाख पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 10% के अकॉर्डिंग 2 लाख। तो आपको कहे कि भी आपकी फिक्स एसेट्स कितनी इंक्रीज हुई है, तो आप कहोगे लास्ट ईयर वो 10 लाख थी, वो अब 20 लाख हुई है। तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल एसेट्स है वो आपकी क्या हुई है, इंक्रीज हुई। ठीक है, फिक्स एसेट्स क्या हुई है, इंक्रीज। बट जब फिक्स एसेट्स इंक्रीज होती है तो स्टूडेंट क्या होता है, उसका एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होता है। मीन्स डेप्रिसिएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। 10 लाख पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता था 1 लाख, 20 लाख पर करूंगा 2 लाख, तो कितना डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ? 1 लाख एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगेगा आपकी रीवैल्यूएशन करने पर। ठीक है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर। इसी प्रकार से डिक्रीज होने पर क्या करना है, वो आपको कहे कि प्रेजेंट में आपके पास बिल्डिंग 10 लाख की है और नेक्स्ट ईयर वो 5 लाख ही रहेगी, तो इसका मतलब फिक्स एसेट्स की वैल्यू आपकी क्या है, डिक्रीज हो चुकी है। अब डिक्रीज होती है तो इसमें क्या होगा, फिक्स डेप्रिसिएशन क्या है, चार्ज कम लगेगा। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन है, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस के रूप में है और वो कैपिटल एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल इंक्रीज होती है तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं, साथ में इंक्रीज होते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस P&L को इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, P&L पर जो इफेक्ट डालते हैं वो रेवेन्यू डालते हैं। आपने फिक्स एसेट्स इंक्रीज की है, डिक्रीज की है, तो आपकी संपत्ति तो इंक्रीज हुई है बट उसके साथ उसका एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए, तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन या सेविंग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो अब उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो अपने को समझनी है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। अपना
अपना टॉपिक ही है होल्डिंग सब्सिडी कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये होल्डिंग सब्सिडी सभी को पता है। तो होल्डिंग कंपनी ने जैसे ही होल्ड किया, सब्सिडी कंपनी को ऑर्डर दिया कि आपकी जो फिक्स एसेट्स है, जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, प्लांट है, तो जैसे फिक्स एसेट्स को उसने ऑर्डर दिया कि अब आपकी इसकी वैल्यू आप रियलाइज्ड वैल्यू 20 लाख कर दीजिए। ठीक है, सब्सिडी कंपनी ने कहा कि मेरी ओपनिंग जो वैल्यू है इसकी वो है 15 लाख और क्लोजिंग है वो है 14 लाख। ठीक है, ये ओपनिंग क्लोजिंग। तो सब्सिडी कंपनी ने कहा कि भाई जो हमारे पास फिक्स एसेट्स है उसकी वैल्यू है 15 लाख और क्लोजिंग है 14 लाख। अब होल्डिंग कंपनी ने जैसे ही सब्सिडी कंपनी पर होल्ड किया, इसने ऑर्डर किया कि ये फिक्स एसेट्स की वैल्यू अब से कितनी मानी जाए, 20 लाख। मींस फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज है तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज है तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे, और उस एक्सपेंसेस को आप क्या बोलते हो, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन का खर्चा क्या है, बढ़ेगा। पहले उसने डेप्रिसिएशन 15 लाख पर चार्ज किया था, अब उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा 20 लाख पर। तो 5 लाख से फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हुई है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जब फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो तो क्या लगता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट डिक्रीज हो तो क्या लगता है, सेविंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिक्स एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्या लगेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन, और फिक्स एसेट्स डिक्रीज होगी क्या लगेगा, सेविंग डेप्रिसिएशन। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन को करना है, लेस करना है, उसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, फिक्स एसेट्स इंक्रीज होगी तो एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, फिक्स एसेट डिक्रीज होगी तो सेविंग डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और एडिशनल डेप्रिसिएशन को लेस किया जाता है और सेविंग डेप्रिसिएशन को ऐड किया जाता है। अब आपको ये सब किस में ऐड लेस किया जाता है, करंट ईयर प्रॉफिट में ऐड लेस किया जाता है। करंट ईयर का जो प्रॉफिट है ना, उसमें आपको क्या करना है, ऐड लेस करके बताना है। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाओ तो आप लिख देना एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, बिल्डिंग, मशीन, जो भी आपको बताए वो आपको सेविंग डेप्रिसिएशन को उसमें ऐड कर देना करंट ईयर के प्रॉफिट की जब कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, तो उसमें अपने को ये करना है। इसके लिए आपको विशेष कर ध्यान रखने वाली बात है कि जो फिक्स एसेट्स है उसमें आप क्वेश्चन में ये देखोगे उस फिक्स एसेट्स की जिस पर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन या सेविंग डेप्रिसिएशन की कार्रवाई कर रहे हो, तो उसका ओपनिंग बैलेंस है आपके पास है क्या, क्लोजिंग बैलेंस है क्या, और रियलाइज्ड वैल्यू दे रखी है क्या, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे ओपनिंग आपको दे रखे हैं, ओपनिंग वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, क्लोजिंग वैल्यू भी दे रखी है, तो आपको क्या करना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए कार्रवाई आपको करनी है। किस में करनी है, करंट ईयर के प्रॉफिट में करनी है। तो एक तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन की कार्रवाई करनी है करंट ईयर के प्रॉफिट में। ठीक है, फर्स्ट काम तो ये करना है। देन सेकंड काम क्या करना है, नेटवर्थ है उसमें आपको इसको ऐड या लेस करना है। ठीक है, नेट वर्थ में क्या करना है, फर्स्ट तो करंट ईयर का एडजस्टमेंट आपको बता दिया, एडिशनल डेप्रिसिएशन हो तो लेस कर देना, सेविंग डेप्रिसिएशन हो तो लेस ऐड कर देना। ठीक है, एडिशनल कब होगा, सेविंग कब होगा, इसके बारे में बताया। फर्स्ट पॉइंट तो वो है अपना। सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, नेटवर्क में आपको ऐड या लेस करना है। ठीक है, नेटवर्क में स्टूडेंट आपको क्या करना है, ऐड या लेस करना है। अब आपको कैसे ऐड करना है या लेस करना है, एक बोलिए। तो इसके लिए फिक्स एसेट इंक्रीज हुई है तो ऐड कर लेना, फिक्स एसेट डिक्रीज हुई है तो लेस करना। समझ आ गया ना। देखिए, बिल्डिंग 10 से आपके 20 है तो ऑफिशियली आपका जो फिक्स एसेट है, कैपिटल है, ये क्या इंक्रीज हुए है, बेनिफिट हुए है, तो कैपिटल बढ़ी है। तो कैपिटल का मतलब किससे होता है, नेटवर्थ से। तो नेटवर्थ में ऐड कर लेना प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, जो भी है वो लिख देना। इसी प्रकार से डिक्रीज केस में है तो आप लेस कर देना, लेस डिक्रीज इन फिक्स एसेट्स, और वहां पर लेस कर देना। ठीक है, तो ये दूसरा काम आपका। पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट
करंट ईयर में एडजस्टमेंट करना, करंट ईयर का जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो उसमें आपको एडजस्टमेंट करना है। देन सेकंड, नेटवर्थ में आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो करना है। जैसे कैसे कंपेयर करोगे, रियलाइज्ड वैल्यू मिलेगी आपको क्वेश्चन में और उसको ओपनिंग से कंपेयर करना। ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा है, जैसे बिल्डिंग है, ओपनिंग 5 लाख है, रियलाइज वैल्यू 7 लाख है, तो 2 लाख रुपए आपको ऐड करना है। ठीक है, ओपनिंग 5 लाख है, रियलाइज वैल्यू 4 लाख है, तो 1 लाख रुपए लेस करना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। ओपनिंग से आपको रियलाइज वैल्यू से कंपेयर करना है, प्लस में ऐड कर लेना, माइनस में लेस कर देना। ठीक है, नेटवर्थ में। तीसरा काम अपने को ध्यान रखना है, थर्ड अपने को क्या करना है, जो बैलेंस शीट क्रिएट की जाएगी, जब बैलेंस शीट क्रिएट की जाएगी ना तो स्टूडेंट उसमें अपने को एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, सब्सिडी कंपनी प्लस होल्डिंग कंपनी। अब जैसे आप फिक्स एसेट्स लिख रहे हो, सब्सिडी कंपनी की है, उसकी बैलेंस शीट में देखा आपने, सब्सिडी कंपनी। होल्डिंग कंपनी में है फिक्स एसेट्स 1 लाख, तो होल्डिंग कंपनी में तो आपको देख के लिखनी है, इसकी बैलेंस शीट में कितने हैं फिक्स एसेट्स वो लिखनी है। जैसे 1 लाख है, वो मैंने 1 लाख रुपए लिख दी। सब्सिडी कंपनी में बैलेंस शीट में वो नहीं लिखना है। अब जो रियलाइज वैल्यू है वो इंक्रीज है या डिक्रीज है, आपको कुछ भी नहीं देखना है। रियलाइज वैल्यू, यहाँ पर रियलाइज वैल्यू आपको लिखना है। ठीक है, ये दोनों आपको क्या करना है, ऐड करना है। होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू है वो लिखनी है फिक्स एसेट्स की, और सब्सिडी कंपनी की जो रियलाइज वैल्यू है वो इंक्रीज है या डिक्रीज है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बैलेंस शीट में देखते हैं, रियलाइज देखते हैं, जो अधिक है आप ये समझते हो कि जो अधिक है वो लिखनी है। अधिक का मतलब नहीं है, आपको जब रियलाइज वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो नीचे जो बैलेंस शीट के नीचे होती है ना रियलाइज वैल्यू, वो आपको ये दे रखी है तो वो ही आपको लिखनी है। वो कम है या अधिक है आपको ध्यान नहीं रखना है। रियलाइज वैल्यू और ये होल्डिंग कंपनी की दोनों का टोटल करना है, उसमें लेस करना है, लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, या डेप्रिसिएशन लेस करना। किस कौन सा डेप्रिसिएशन, रियलाइज्ड वैल्यू वाला जो डेप्रिसिएशन है वो लेस करना है। ठीक है, नई वैल्यू जो आपको बताता है कि होल्डिंग कंपनी जो ऑर्डर दी है वो रियलाइज्ड वैल्यू है, उस पर जो डेप्रिसिएशन लगा है वो वहां बैलेंस शीट में भी क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, फिर रिपीट करता हूँ, बैलेंस शीट जब क्रिएट करोगे, जैसे बिल्डिंग है और बिल्डिंग अपने को दी है, एडिशनल के कार्यों में हमने बिल्डिंग की है, तो अपने को क्या करना है, बैलेंस शीट जब बनेगी तो आपको होल्डिंग कंपनी की तो बैलेंस शीट देख के बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो लिखनी है, प्लस सब्सिडी कंपनी की बिल्डिंग की वैल्यू, रियलाइज्ड वैल्यू जो बैलेंस शीट के नीचे है वो लिखनी है, माइनस क्या करना है, नीचे जो वैल्यू रियलाइज्ड है ना उस पर जितना डेप्रिसिएशन मैंने करंट ईयर के प्रॉफिट में चार्ज किया है वो लेस करना है। ये काम अपने को विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, ये काम करने के बाद बैलेंस शीट क्रिएट की जाएगी। तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का पॉइंट था। आगे लगभग सभी क्वेश्चन में अपने को मिलेगा, इसलिए एडिशनल डेप्रिसिएशन का अपने को विशेषकर ध्यान रखना है। अब मैं शॉर्ट में वापस रिपीट करता हूँ। एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब है फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होना। एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब फिक्स एसेट्स की वैल्यू का इंक्रीज होना। फिक्स एसेट वैल्यू इंक्रीज, एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा, करंट ईयर की प्रॉफिट भी लेस किया जाएगा। फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, सेविंग डेप्रिसिएशन होगा, करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड किया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, नेटवर्थ में आपको एसेट्स इंक्रीज हुई है ऐड कर देना, डिक्रीज हुई है लेस कर देना। क्लियर। उसके बाद बैलेंस शीट में अपने को क्या करना है, बैलेंस शीट में होल्डिंग सब्सिडी कंपनी की जो फिक्स एसेट है उनका टोटल करना है, बट सब्सिडी कंपनी की जो फिक्स एसेट है उसमें बुक वैल्यू दे रखी है वो नहीं लिखनी है, रियलाइज्ड वैल्यू है वो लिखनी है, और रियलाइज्ड वैल्यू का जो डेप्रिसिएशन है वो लेस करना है। ठीक है, आई थिंक आपके कुछ समझ में आया होगा। और अपन जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। ये तो फॉर एग्जांपल आपको समझाया है, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपने को विशेषकर ध्यान रखने वाली बात यही है। ठीक है, अब इसमें एक और बात है, वो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है ये और बताते हैं। देखिए अपन क्या करेंगे, परसेंट डेप्रिसिएशन मतलब सब्सिडी कंपनी ने कितना डेप्रिसिएशन लगाया है वो हम पहले देखते हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा परसेंट डेप्रिसिएशन,
ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इक्वल जो आएगा वो यहाँ लिख देना। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस आपके पास है, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है, तो आप ओपनिंग में से क्लोजिंग लेस करना। अंतर है वो क्या है, डेप्रिसिएशन है जो सब्सिडी कंपनी ने चार्ज किया है ओपनिंग वैल्यू पर। उसके बाद ये एडिशनल डेप्रिसिएशन कार्रवाई कैसे होती है, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो लिखोगे डेप्रिसिएशन की, ठीक है, प्रेजेंट डेप्रिसिएशन डिवाइड में ओपनिंग वैल्यू इनटू रियलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, ये तो प्रेजेंट पोजीशन में जो सब्सिडी कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है वो है, इस प्रकार से चार्ज किया जाता है। इसके बाद रियलाइज वैल्यू पर कैसे करना है, तो यहाँ जो डेप्रिसिएशन है वो डिवाइड में ओपनिंग वैल्यू फिक्स एसेट्स की इनटू में रियलाइज वैल्यू फिक्स एसेट्स की, तो वो डेप्रिसिएशन। उसके बाद हमें देखना है कि ऐड है या लेस करना पड़ेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन खर्चा बढ़ा है या कम हुआ, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसके बाद अपने को पता चलता है। तो इस प्रकार से अपने को एडिशनल डेप्रिसिएशन की कार्रवाई अपने को करनी है। ठीक है, अब इसमें विशेषकर ये है कि भाई प्री एक्विजिशन पीरियड नील होता है तो प्रॉब्लम नहीं रहती है, और प्री एक्विजिशन पीरियड भी टाइमिंग दी है और पोस्ट की भी टाइमिंग है अलग अलग, तो फिर क्वेश्चन में और भी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे प्री एक्विजिशन पीरियड 3 और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 9। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है इसने एक क्वेश्चन तो ये है 0 और 12, प्री एक्विजिशन पीरियड है वो नील और पोस्ट एक्विजिशन है वो 12 मंथ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो पोस्ट एक्विजिशन का ही प्रॉफिट है, फिर आप एडजस्टमेंट ये कर देना। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। प्रॉब्लम कब आती है, जब प्री एक्विजिशन पीरियड का टाइमिंग भी है तो अपने को ये एडजस्टमेंट करनी है, ये पोस्ट एक्विजिशन में करनी है। ठीक है, मैं जो बात बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही ना, ये करंट ईयर के प्रॉफिट में बताया, तो करंट ईयर का प्रॉफिट में किसी में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में ये एडजस्टमेंट की जाती है। जब प्री एक्विजिशन पीरियड ही नील है तो सभी जितना भी प्रॉफिट है वो पूरा ही क्या है, पोस्ट एक्विजिशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्री एक्विजिशन पीरियड क्या है, नील है, इसलिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम अपने पास नहीं है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करना है। यदि प्री एक्विजिशन पीरियड आप लोगों को जैसे 3 और 9 दे रखा है, तो फिर अपने को क्या करना है, उस प्रॉफिट के भी 2 पार्ट करने हैं, 3 का अलग करना है और 9 का अलग करना है। फिर 9 वाला जो है मंथ का, उसमें ये एडजस्टमेंट करने हैं एड लेस। ठीक है, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन की कार्रवाई किसमें की जाती है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में एड लेस किया जाता है। अब देखो प्री एक्विजिशन पीरियड नील है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है वो पोस्ट एक्विजिशन का ही है। और यदि प्री एक्विजिशन पीरियड भी टाइमिंग है तो फिर प्रॉफिट का फर्स्ट आप क्या करोगे, 2 पार्ट करोगे, प्री और पोस्ट में। और पोस्ट वाला है उसमें एडजस्टमेंट अपने को करना है। क्यों करना है पोस्ट में, क्योंकि ये ऑर्डर किए हैं रीवैल्यूएशन जिन्होंने करवाया वो है होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी का अधिकार होता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का राइट नहीं होता है, वो क्या है, सब्सिडी कंपनी का पार्ट है। तो अपने को होल्डिंग कंपनी वाला जो प्रॉफिट है उसमें एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि ये ऑर्डर किसने किए हैं, ये ऑर्डर किए हैं होल्डिंग कंपनी ने, इसलिए इसका बेनिफिट है या लॉस है टैक्स वो सभी वहन कौन करेगा, वो होल्डिंग कंपनी वाले करेंगे, इसलिए इसका एडजस्टमेंट होल्डिंग कंपनी मतलब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में एडजस्टमेंट किया जाता है। क्लियर, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जब भी आए क्वेश्चन तो उसमें प्रॉब्लम इस प्रकार से आएगी, उसको इस प्रकार से आपको करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। थैंक्स।